जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या मैं जो आपसे वीलॉग ये करना चाह रहा हूँ वो है रशियन वैक्सीन के मतलब, क्योंकि पिछला जो हमने दूसरी वैक्सीन के मतलब प्रोग्राम किया था उसके बाद बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आई थी और वो पूछ रहे थे कि रशियन वैक्सीन का भी बताएं, क्योंकि ये पाकिस्तान में अब बड़े पैमाने पे शायद प्राइवेटली लॉन्च होने का प्लान बन रहा है। तो बहरहाल वो तो जो भी है, तो मैंने फिर ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन की जमा की है, जो कि इंटरनेट से और साइंटिफिक जर्नल से और जो बड़े न्यूज़ के एजेंसीज हैं वहाँ से जो जो खबरें या कंट्रोवर्सीज या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जिस तरह की भी मुझे मिल सकी बातें वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। कोशिश ये करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके या आम सादा ज़ुबान इस्तेमाल करूँ, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है साइंटिफिक थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़े, क्योंकि उसका मुतबादल मुझे अगर ना समझ आ रहा हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन उम्मीद है कि ये आपको जो बातें मेन बातें हैं वो इससे कुछ इस्तेफादा होगा। लेकिन जिस तरह पिछली वैक्सीन के प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आई एम जस्ट मैसेंजर। जो जो मुझे इंटरनेट से मिली है आप खुद भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। साइंटिफिक जर्नल्स भी अब तो बहुत सारे एक्सेसिबल हैं हर जगह पे, जो मैंने भी पढ़े हैं। ज़्यादा लांसेट में ये पब्लिश हुआ है, तो या दूसरे जो जर्नल्स हैं वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे उसका हवाला दिया गया हो। तो अपनी रिसर्च कीजिए और चेक करके फिर इसके बारे में अपना फैसला कीजिए। लेकिन जो मैंने किया है, जो मेहनत की है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है उससे किसी का फ़ायदा हो जाए या आपको कोई लीड मिल जाए कभी कि इसके बारे में फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो सके। लेकिन अगेन फैसला आपने खुद करना है और जज भी आपने खुद करना है, क्योंकि इनके बारे में अल्टीमेट आंसर तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि डाटा उस तरह से अभी तक मुकम्मल तौर पे पब्लिक नहीं किया गया कि हम पूरी तरह असेस कर सकें, और बड़े ट्रायल भी नहीं हुए या इंडिपेंडेंट ट्रायल उस तरह से अभी तक नहीं हुए किसी भी वैक्सीन के। अदर देन शायद फाइजर का भी किंग्स कॉलेज ने किया था जो कि बड़ा अच्छा साबित हुआ। लेकिन बाकी सारी वैक्सीन्स के और वैक्सीन्स के आपस में कंपैरिजन का भी कोई ट्रायल नहीं हुआ, जो कि अभी तक एक कह लें कि मेरा ख्याल वैक्यूम है। करना चाहिए कि मुख्तलिफ वैक्सीन्स का मिला के कोई एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी या अदारा इनके बारे में चेक करे कि ये जो क्लेम्स कर रही हैं कंपनियां वो कहाँ तक ठीक है। तो बहरहाल जो मैंने सोचा है कि ये रशियन वैक्सीन का जो ये वीलॉग है इसका जो फॉर्मेट इस तरह से कि पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि वैक्सीन में है क्या और इसका बाकी वैक्सीन से फ़र्क क्या है। फिर ये किस तरह से काम करती है थोड़ा ब्रीफली बस, ताकि सब लोगों को थोड़ी बहुत समझ लग सके क्या बात हो रही है। और उसके बाद जो ट्रायल इन्होंने पब्लिश किया है डाटा वो मैं ब्रीफली और आम जुबान में कोशिश करूँगा पहुँचा दूँ, और जितना जो कम से कम टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर। और फिर आखिर में जो कंट्रोवर्सीज हैं इसके बारे में जो चल रही हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको रेजिस्टेंस आ रही है, या कह लें डेवलप्ड वर्ल्ड में ज़्यादा इसको पजीराई नहीं मिल रही, वो क्या वजह है। और बल्कि जो मॉस्को टाइम्स ने ट्रायल किया है 1600 लोगों पे, इवन रशियन पब्लिक भी 62% ने कहा है कि भाई उनको इस पे रशियन वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है और वो नहीं लगवाना चाहते। वो कहाँ तक सही है गलत है ये हम डिस्कस कर लेंगे एंड पे, और रशियन अथॉरिटीज़ का जो उसके बारे में जवाब आया है वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये वैक्सीन है क्या, देखें ये एक हेट्रोलोगस प्राइम बूस्ट बेस वैक्सीन है। हेट्रोलोगस इसलिए कि बाकी सारी वैक्सीन होमोलोगस, होमोलोगस और हेट्रोलोगस मीन्स कि इसने दो वेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। ये सॉरी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज, लेकिन आसानी के लिए ये है कि ये जो वेक्टर्स मीन्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि इसने रिकॉम्बिनेंट एडिनोवायरस 26 और एडिनोवायरस 5 दो, पहले शॉट में 26 और दूसरे में एडिनोवायरस 5 इस्तेमाल किया है। दूसरी वैक्सीन एक ही इस्तेमाल कर रही हैं, जैसा चाइनीज़ वैक्सीन ने एडिनोवायरस 5 यूज़ किया पहले शॉट में भी दूसरे में भी।
या जॉनसन वाले 26 इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक ही खैर शॉट यूज़ कर रहे हैं, या एस्ट्राजेनिका जो है इसी लाइन में उसने चिंपैंजी वाला एडिनोवायरस यूज़ है, लेकिन दोनों शॉट्स में एक ही वेक्टर इस्तेमाल हुआ, इसने 2 वेक्टर यूज़ किए हैं, जिसका ये कहते ये हैं कि यही इसका बाकी वैक्सीन से ज़्यादा फ़ायदा है और यही इसका जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी वो क्लेम करते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगी बाकियों की निस्बत, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब आप एक ही वेक्टर दूसरे शॉट पे इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि पहले शॉट के बाद उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़िअत जिस्म में या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अगर टेक्निकली कहें तो वो पैदा हो चुकी होती है, तो दूसरे शॉट का उतना या तो फ़ायदा नहीं होता बल्कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने दूसरी दफ़ा डिफरेंट वेक्टर यूज़ किया। इसका नुकसान क्या है वो हम एंड पे कंट्रोवर्सीज में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसका फ़ायदा बयान कर रहे हैं। और दूसरा इसके बारे में ये है कि लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो इनके ट्रायल अभी तक फेज़ 3 वाला भी आया है वो सेकंड शॉट के बाद इन्होंने अभी तक डाटा प्रेजेंट नहीं किया, तो ये थोड़ी कंसर्न भी है, लेकिन वो हम डिटेल में कंट्रोवर्सी में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका डिफरेंस बाकी वैक्सीन से ये है इस वैक्सीन का। दूसरा जो तरीका इसका वही है जो इस तरह की दूसरी बहुत सारी वैक्सीन में इस्तेमाल होता है कि ये एक वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एडिनो वायरस को, और ये फिर जाके अपने खुलियों में स्पाइक प्रोटीन जनरेट करता है। वो प्रोटीन, सॉरी ये टेक्निकल वर्ड है, लेकिन वो चीज़ है जिसके साथ फिर जो कि जिसके ख़िलाफ़ फिर बॉडी अपना जिस्म खुद क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा करता है, और वो क़ुव्वत मुदाफ़िअत फिर वायरस के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होती है, जो और पहले से मौजूद होती है। तो वायरस जब आता है तो वो उसको वहाँ पे वो लग नहीं पाता वायरस, जहाँ पे उसको लग के तो आगे नुकसान पहुँचाना होता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ उस जगह को पहले ही कवर कर देती है। तो ये आसान लफ्ज़ों में अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसे ये काम करती है। फिर आगे इसके अगर ट्रायल्स की हम बात करें तो इसके जो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल हुए पिछले साल, जो पब्लिश हुए सितंबर में, स्टार्ट किए गए जून में, जिसमें के 76 पार्टिसिपेंट्स थे, और ये नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल था उन लोगों के लिए जो थोड़ी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं। लेकिन इसमें बड़े अच्छे उन्होंने जो कह रहे हैं, जो प्रेजेंट किया इन्होंने, और ये लांसेट जर्नल में पब्लिश हुआ जो कि बहुत अच्छा जर्नल है उसका। उसमें ये तमाम एंटीबॉडीज़ जो बहुत अच्छी इसने तमाम लोगों में एंटीबॉडीज़ जनरेट की, और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको प्रिवेंट किया इन्फेक्शन से। फिर अगला इनका सेकंड, अब इंटरम रिजल्ट्स आए हैं, अगेन वी आर वेटिंग कि हमें ये मुकम्मल रिजल्ट जब मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर असेस कर सकेंगे वो फेज़ 3 ट्रायल के। वो प्रेजेंट अगेन पब्लिश हुए हैं फरवरी में इसी साल, उसी तरह लांसेट जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि भाई 22,000 लोग पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 14,964 जो थे उनको वैक्सीन लगी, और 4,902 जो थे उनको प्लेसिबो लगा। प्लेसिबो और वैक्सीन का इस तरह से है कि जो टीका 22,000 लोगों को लगा, लेकिन उसमें से 14,964 को जो टीका लगा उसके अंदर वैक्सीन थी, और जो बाकी लोगों को 4,902 को लगा उसमें वैक्सीन नहीं थी। तो ये एक कंट्रोल के तौर पे असेस करने के लिए साइकोलॉजिकल और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को कंपेयर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रैंडमाइज ट्रायल था, डबल ब्लाइंड था, और जिस तरह जिक्र किया प्लेसिबो कंट्रोल था, जो कि बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड समझा जाता है। और ये 25 हॉस्पिटल्स में ने पार्टिसिपेट किया और क्लिनिक्स ने पार्टिसिपेट किया इस ट्रायल को करने में। अगेन दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो इसमें फिर कंसर्न्स आए वो हम मेरे ख्याल बाद में इकट्ठे डिस्कस करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं डाटा में, और जो इसके जिस तरह कुछ चीज़ें हैं कि इन्होंने अभी तक हमसे वो जो शेयर नहीं की, जो
कि इसका प्रोटोकॉल वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें वो हम तफसील से बाद में बात करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसका ये था कि 91.6% लोगों ने जो ये क्लेम करते हैं उनको सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने से बचाया, जो कि बहुत अच्छा है। और जो 4 के करीब इसमें डेथ्स हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी उनको दूसरी बीमारियां थी बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी डेथ हुई, नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन। एक 16 लोगों को, ये 14,964 में से इन्फेक्शन हुई, जो कि 1% बनता है जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, और 62 लोगों को इन्फेक्शन हुई जिनको प्लेसिबो टीका लगा था जिसमें वैक्सीन मौजूद नहीं थी, जो कि 1.3% बनता है। अगेन ये साबित करता है कि वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर ये सारे नतीजे ठीक हैं, अगर ये ट्रायल जो इन्होंने शेयर किया है, अगर इसके रिजल्ट्स इसी तरह हैं जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, इसी तरह जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो 45 लोगों को सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं जिनको वैक्सीन लगी, और 23 लोगों को जिनको प्लेसिबो टीका लगा जिसमें वैक्सीन शामिल नहीं थी। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था 91.6 का, उन लोगों के लिए जो टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 85 से लेके 95% तक था, जो कि अगेन बहुत अच्छा उस सिलसिले में समझ आता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? अब इतना ये रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस पे जब प्रॉब्लम सब इसलिए स्टार्ट हुई कि जब इन्होंने रोल आउट की वैक्सीन, उस वक्त पिछले साल, उस वक्त अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 के रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो उस पे दुनिया सारी चौंक गई। ख़ास तौर पे साइंटिफिक जो वर्ल्ड है, जो साइंसदान हैं, उन्होंने इस पे बहुत एतराज़ किया, बल्कि 30 के करीब जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा इस बात पे, इसको अनएथिकल, और इसके बारे में कंसर्न्स भी उन्होंने बताए कि भाई आपने फेज़ 2 से पहले ही हेल्दी इंडिविजुअल्स को टीका लगा दिया, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती तो उन लोगों बेचारे जो 76 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके साथ उनका रिजल्ट लेना चाहिए था, और जो जिन लोगों को ये इन्होंने उसका रिजल्ट आने से पहले टीके लगाए उनको रिस्क पे डाला इन्होंने। बहरहाल, लेकिन उसका अथॉरिटीज़ ये कहते हैं कि जी उनको क्योंकि पहले एक्सेस थी रिजल्ट की पब्लिकेशन से पहले, तो इसलिए वो दे जस्ट डिड इट, क्योंकि इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अप्रूवल मिली थी। फिर दूसरा इनका ये था कि वैक्सीन बहुत जल्दी में तैयार की गई, ये कंट्रोवर्सी आई कि इनका जो पहले 2 केस रशिया में रिपोर्ट हुए वो जनवरी 2020 में थे, और पहली डेथ इनकी हुई मार्च में, तो जून में इन्होंने ट्रायल भी स्टार्ट कर दिए फेज़ 1 फेज़ 2, तो उस पे लोगों को लगा कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन तैयार हो भी गई, और फिर इसका उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही उसको अप्रूव करके तो जनरल मैस पब्लिक को ऑफर कर दिया, बल्कि वो गैमेलिया सेंटर जो है उसके मुलाजमीन को सबसे पहले टीके लगाए गए यही वैक्सीन के। तो बहरहाल, लेकिन उसका ये अथॉरिटीज़ यही कहते हैं कि भाई ये क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका है कोई भी वैक्सीन बनाने का, वही तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया, तो वायरस इनके पास था, कोड थे, तो इन्होंने जल्दी जनरेट कर लिया, एंड दे हैड द साइंटिफिक प्रिविलेज कि वो इनका सेंटर बड़ा एडवांस है। इसमें कोई शक नहीं कि दैट सेंटर इज़ अ वेरी गुड सेंटर, लेकिन बहरहाल ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से इनको सेटबैक हुआ, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई। फिर ये हुआ कि इनका जो नाम इन्होंने रखा स्पुतनिक, उस वक्त मेरा ख्याल है वो शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट साबित हुआ, क्योंकि फिर उसके खिलाफ रेजिस्टेंस वेस्टर्न वर्ल्ड में और बाकी दुनिया में नाम की वजह से ज़रा जैसा ग्रैंडियोसिटी और सुपीरियॉरिटी का वो इन्होंने कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश की, वो बैकफायर कर गई। आपको शायद याद होगा कि स्पुतनिक वाज देयर स्पेस रेस के जो प्रोग्राम का वो था 1950 के अशरे में, तो लेकिन दे यूज दैट नेम। फिर ये हुआ कि इनकी अगला जो इन पे क्रिटिसिज्म आ रहा है वो है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि अभी तक इन्होंने जो ओरिजिनल इवन फेज 3 ट्रायल की भी जो वो है प्रोटोकॉल वो नहीं वजह किया। उसमें सबसे बड़ा मसला जैसा अभी हमने डिस्कस किया 3:1 का वैक्सीन वर्सेस प्लेसिबो का, ये अब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि इसको बहुत ज़्यादा आसान इससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता।
कि प्लेसिबो वर्सेस जो वैक्सीन वर्सेस प्लेसिबो की 3:1 की रेशो है, क्या ये पहले से ऐसे डिसाइड की गई थी? अगर तो पहले से की गई थी फिर तो ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जनरली ये 50 के इर्द गिर्द रखी जाती हैं, 50-50, तो इसलिए थोड़ा सा वो था कि कहीं ये बीच में आके ट्रायल के दौरान इन्होंने मैनिपुलेट करने के लिए तो ये रेशो शिफ्ट नहीं की, तो इसलिए ये बड़ा सीरियस साइंटिफिक कंसर्न बनता है कि भी जब तक वो हमारे साथ पूरा इंटरम रिजल्ट के बाद हम पूरे रिजल्ट नहीं, हमारे साथ पूरा प्रोटोकॉल, एथिकल अप्रूवल्स और सारा शेयर नहीं करते, तो तब तक ये कंसर्न रह गया। और शायद यही वजूहत थी कि जिसकी वजह से रशियन पब्लिक खुद भी इस पे ज़रा ट्रस्ट करने से गुरेजा है। जो मॉस्को टाइम्स का रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1600 लोगों पे ये किया, जैसा पहले अर्ज किया स्टार्ट में वीडियो में, तो उसमें से 62% लोगों ने कहा जी हमने तो ये नहीं लगवानी। हालांकि इसमें थोड़ी सी मजाहिया बात भी है कि गवर्नमेंट ने फ्री आइस लॉली का भी इंसेंटिव दिया कि जो लगवाएगा उसको फ्री आइस लॉली मिलेगी, लेकिन फिर भी बहरहाल ज़्यादा नहीं वो पजीराई मिल सकी। बल्कि इसमें और ज़्यादा कंसर्न ये भी है कि 52% एक और सर्वे में 52% डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि भी उनको इस पर ट्रस्ट नहीं है रशियन वैक्सीन पे। गॉड नोज के भी क्या वजह है, करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आई एम जस्ट अ मैसेंजर, जो मुझे खबरें मिली हैं मैं आई एम जस्ट शेयरिंग दैट, और जो साइंटिफिक जर्नल्स में इन्होंने प्रेजेंट किया, जो इनके ड्रॉबैक्स हैं, फ्लॉज हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने हंगरी में जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जो वाहिद मेरे ख्याल EU या वेस्टर्न वर्ल्ड में कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया इनकी वैक्सीन यूज़ करने के लिए, तो EU की जो हेड थी अर्सला, उनकी तरफ से बयान आ गया कि रशियन लोगों को तो ये दे नहीं रहे वैक्सीन, या पुश नहीं कर रहे, या वो लगवा नहीं रहे, और ये बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे तासुर ये गया कि जिस तरह रशियन गवर्नमेंट को खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अपने लोगों को इसलिए ज़्यादा पुश नहीं कर रहे। तो लेकिन फिर अब ये यूरोपियन मेडिकल एजेंसी बहरहाल इसका रिव्यू कर रही है, इसको अप्रूवल देने के लिए। लेट्स सी व्हाट रिजल्ट कम्स आउट ऑफ दैट। स्पेशली जर्मनी ने भी कहा है कि भी एकदम से इसको नेगेटिव उसमें तो नहीं डालना चाहिए, देखना चाहिए कि भी हो सकता है ये ठीक हो, वैक्सीन अच्छी हो। फिर ये और कंसर्न्स इसके इस वजह से भी आए कि जो इनका डाटा है, इवन फेज 3 ट्रायल वाला भी, दैट इज आफ्टर 21 days ऑफ द फर्स्ट शॉट, मीनिंग कि पहला शॉट लगा और उसके 21 दिन के बाद दूसरा शॉट लगना है। तो दूसरे दिन से इन्होंने प्रोटोकॉल में वो रखा कि भाई एंटीबॉडी टेस्ट का, तो हालांकि ये दूसरे शॉट के बाद इनको करना चाहिए था, ताकि ओवरऑल दोनों शॉट के बाद का रिजल्ट हमें पता चलता कि उसमें क्या अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट प्रोटेक्शन कितनी आई और एंटीबॉडीज कितनी जनरेट हुई। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो क्रिटिसिज्म जो हम बात कर रहे थे कि 2 वेक्टर्स इन्होंने यूज़ किए, उसके बारे में जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, जो कि जनरल वैक्सीन के बारे में भी होता है, कि कहीं ये ओवरशूट ना कर जाए, जो रिस्पॉन्स है हाइपर उसमें ना चला जाए, तो लोगों को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने की हद तक इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट हो जाए। एक तो ये है, और दूसरा जो 2 वेक्टर इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि यही वो तरीका है जो दूसरी वैक्सीन्स, दूसरी बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीन बनती हैं उनके लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है, जिस तरह एबोला वैक्सीन हो गई और इस तरह दूसरी। तो ये ना हो कि फ्यूचर में, अब ये थ्योरेटिकल रिस्क है कि फ्यूचर में अगर आपको किसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें यही वेक्टर हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो इनके खिलाफ आपके दोनों वेक्टर्स के खिलाफ आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी हो, और वो आप दूसरी बीमारी से फिर उस मतलब उस ट्रबल में आप फंस जाएं और उसका आप सही तरह से दिफा ना कर सकें। उसके अलावा ये हुआ कि इनके जो इन्होंने ट्रायल अभी तक प्रेजेंट किए हैं उसमें ट्रांसमिशन का जिक्र नहीं किया कि ट्रांसमिशन कितनी रोकी इसने। इन्फेक्शन का तो है, इन्फेक्टिविटी सिम्टोमेटिक, जिस तरह इन्फेक्टिविटी हमने डिस्कस किया कि 91.6% कम की, 100% सीरियस इन्फेक्टिविटी कम की है। 4 डेथ्स हुई हैं ड्यूरिंग द ट्रायल उन लोगों की, लेकिन इन्होंने कहा जो प्रेजेंट किया है कि वो कोमॉर्बिडिटीज थी, मिसाल मतलब ये कि वो दूसरी बीमारियां थी उन लोगों को जो सीरियस इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, वैक्सीन की वजह से नहीं हुई या इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई।
जो इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स हुई हैं या सॉरी जो इन्फेक्शन हुई हैं, डेथ्स तो कोई नहीं हुई, लेकिन जो इन्फेक्शन हुई हैं वो हमने डिस्कस किया कि 16 लोगों को सिर्फ हुई हैं टोटल जिनको वैक्सीन लगी थी। ये था। और फिर ये था कि क्रिटिसिज्म ये भी आया कि जितने लोगों को इन्होंने, जितने कंट्रीज ने एक्सेप्ट की है रशियन वैक्सीन, वो सारे डेवलपिंग वर्ल्ड है। और अर्जेंटीना, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान की अब जैसा बात चल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज को ये कन्विंस उस तरह से डेवलप्ड कंट्री को नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल अब उसमें हो सकता है पॉलिटिक्स भी चल रही हो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इनका ओवरऑल जो इनके बारे में कंसर्न चल रहे हैं वो ये हैं इस रशियन वैक्सीन के बारे में। बाकी इसका जो फ़ायदा है कि सप्लाई चेन के सिलसिले में इसके दो वर्जन्स हैं, एक -18 डिग्री C वाली जिसके लिए ऑफ कोर्स सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन एक 2 से 8 डिग्री C वाली सप्लाई चेन के लिए भी वर्जन है जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के कंट्रीज या जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं उनके लिए भी, मतलब उनको वो भी इस वैक्सीन को यूज़ कर सकें आसानी के साथ। और बाकी ये कि इसकी प्राइस के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसका ख्याल भी करना चाहिए कि रशियन गवर्नमेंट ने बड़ा ओपनली अनाउंस किया है कि इसको अंडर $10 वो करेंगे, सेल करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने की कोशिश ना करे या लोगों को अब्यूज़ ना करे इस चीज़ को। ये गवर्नमेंट का काम है कि रिट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी शो करें। और बल्कि अच्छे मुल्कों में तो एथिकल और मॉरल कंसर्न्स इस चीज़ पे इतने हैं कि मुझे वो वाक़या याद आ गया, कनाडा के बहुत बड़ी कंपनी के CEO को जॉब से फारग कर दिया गया क्योंकि वो फ्लाई किया उसने और UAE से जाके ये प्राइवेटली टीका लगवाया उसने पैसे देके। तो वो मतलब ये इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में चलें, अगर प्राइवेटली रोल आउट करनी भी है तो कम से कम प्राइस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। गवर्नमेंट कोशिश करे कि ये सब्सिडाइज़ करे, $10 से भी कम लेके आए इसकी कीमत। और अगर सब्सिडाइज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई ये चैरिटी वाले हजरात जो हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं उनको बीच में जंप करना चाहिए। और अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम जो प्रॉफिट लेने वाले हैं उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। हो सके तो प्रॉफिट ना लें वो, अगर लेना भी है तो बहुत कम इस पे रखें प्लीज़। तो बाकी उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई इम्पोर्टेंट बात जो हो आपको जिससे फ़ायदा हो सकता हो वो कोई ऐसी और रह नहीं गई, वो बाकी हमने सारे वो डिस्कस कर लिए। हाँ, ये है कि भी रशिया, 2 और रशियन कंपनीज भी वैक्सीन तैयार कर रही हैं, एक एपीवैक के नाम से जिसमें कि कोई लाइव वायरस नहीं है और वो सिंथेटिक पेप्टाइड चेन्स यूज़ कर रहे हैं और बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत जनरेट करने के लिए। और दूसरी कोविवैक के नाम से जो कि इनएक्टिवेटेड कोल्ड वायरस, जिसको होल वायरियन हम जिस तरह कहते हैं, जिस तरह कि ये चाइनीज़ वैक्सीन भी जो यूज़ कर रही है या भारत बायोटेक जो इंडिया की है वो भी वही तरीका इस्तेमाल कर रही है। तो ये 2 और ख़बरें थी रशियन वैक्सीन के हिसाब से। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा भी लोग और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जिस तरह पिछले भी लोग वैक्सीन के बारे में जो अर्ज़ किया था वो इसके बारे में भी है कि प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिएगा, ख़ुद फैसला कीजिएगा। मैं सिर्फ जो अब मैंने जो रिसर्च की वो आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर कर ली है। ये इसमें साइंटिफिक जर्नल्स की भी है और जर्नल जो न्यूज़ मीडिया है उससे भी ख़बरें जितनी हो सकी वो मैंने कलेक्ट की हैं और उनको आम फहम ज़ुबान में कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। लेकिन आपकी जजमेंट आप खुद कीजिए। हमें खुद भी अभी असल में किसी को नहीं पता कि अल्लाह करे ये उतनी ही इफेक्टिव हो जितनी ये बता रहे हैं और उतने कम साइड इफेक्ट हो जितने बता रहे हैं, लेकिन नो वन नोज जब तक कि इनके इंडिपेंडेंट ट्रायल नहीं होते और प्रॉपर हाई पावर स्टडीज़ नहीं होती। और वो अदारे जिनका इनसे ताल्लुक़ ना हो वैक्सीन जनरेट करने से मुख्तलिफ मुल्कों में, जिस वो नहीं करते, तब तक हम कॉन्फिडेंस से शायद कोई भी कुछ ना कह सके। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी प्रोटेक्शन जो सबसे अच्छी है वो बैरियर प्रोटेक्शन, कि अपना मास्क लगा के रखें, एहतियाती तदबीर रखें और फासला जो रखें।
उसको ना छोड़ें, बेशक वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, जो भी आपका फैसला है, लेकिन एहतियाती तदाबीर बहरहाल आपको करनी चाहिए इन एनी केस। वैक्सीन, मेरा मशवरा तो यही है कि लगवा लेनी चाहिए, जो भी आपको बेहतर लगे। ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि किसी भी वैक्सीन का आपस में कंपैरिजन वाला ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए। तो उसका भी इंतज़ार है। तो बाकी अल्लाह आपको अपने सामान में रखे, हम सब लोगों को अल्लाह आपका भी हामी नासिर हो और हमारा भी। खुदा हाफिज़।